Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Pakistan Judicial Research Institute. Pakistan Judicial Research Institute is the best online platform for judicial and legal exams preparation in Pakistan. I am the founder of this institute. My name is Fakhr Hayat. I belong to District Sahiwal. My area of practice is criminal laws and special laws, cyber crime and FIA, etc. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लाहौर हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के, उसका पेपर 1 क्रिमिनल लॉ 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू है और डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कुछ जो है टेस्ट भी दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी काइंडली कि पास पेपर को सॉल्व करवा दें। तो फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर इजीनेस एंड टू फैसिलिटेट माय स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, आई हैव डिसाइडेड टू solve this past paper. To kindly come on to the point. Additional District and Session Judge 2023 लाहौर हाई कोर्ट, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है जो अभी 2 से 3 मंथ्स पहले इसका पेपर हुए थे और इसका जो रिजल्ट आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पेपर है जी क्रिमिनल लॉ 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी। जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट्स को याद होगा जब मैंने आप लोगों को सीआरपीसी पढ़ा रहा था ऑनलाइन क्लास के अंदर, हमने जॉइंट ट्रायल जो है सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 235 में हमने जॉइंट ट्रायल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ी थी। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, आपका बेसिक लॉ है जो आपको ट्रायल से रिलेटेड जो है जहां पे बेसिक लॉ सारा एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छी तरीके से। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एकेडमी से बिलोंग करते हैं वो फिर आपको अपना कैलिबर आपको पता होगा, लेकिन मुझे मेरे स्टूडेंट्स का पता है कि जिनको मैंने पढ़ाया उनके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस। इस अदर ऑफेंसेस का जो लफ्ज है इसको आप हाईलाइट कर लें, ये दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। Joint trial of other offenses committed in same transaction, ये दो लफ्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Other offenses committed in same transaction with offenses punishable under special act। ठीक है, दोबारा मैं सवाल को रीड आउट कर देता हूं। Joint trial of other offenses committed in same transaction with offenses punishable under special act is barred unless a special provision is given in special law. Comment upon the agreement or disagreement with this principle while discussing the relevant provision of Anti-Terrorism Act, Control of Narcotic Substance Act, Prevention of Electronic Crime Act (PICA), Anti-Money Laundering Act. Precedents would be appreciated. स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले हमारी एक ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने न्यू ज्वाइन किया, तो मैंने उनसे ये वाला क्वेश्चन जब स्टूडेंट से डिस्कस किया तो उनमें से मोस्टली स्टूडेंट जो रिपीटर भी थे, तो मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूछी। तो अब यकीन करें, मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मेरे जो वकला भाई हैं ये थोड़ा से बहुत रिलैक्सेशन माइंड के लोग हैं, पढ़ना नहीं चाहते। बेसिकली सादा अल्फाज में मैं कहना चाहता हूं, लोग पढ़ना नहीं चाहते। दूसरी तीसरी अटेम्प्ट है लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट तक पढ़ना नहीं आती। स्टेटमेंट को पढ़ के समझ ही नहीं सके कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का पाकिस्तान में ये इशू है कि उनको जब आपको सवाल ही समझ नहीं आएगा, सवाल की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी, जब एग्जैक्टली आप टारगेट पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे कि एग्जामिनर ने आपसे बेसिकली पूछा क्या है, ठीक है, जब आप टारगेट क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर सकेंगे तो आप आंसर क्या देंगे। अगर आपने गलत क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से ना हो सकी, तो आप आंसर भी गलत लिख देंगे, आप किसी और तरफ चले जाएंगे, डी ट्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्किल की पाकिस्तान के जो जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ज्यादा कमी है। उसकी रीजन ये है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, रीजन ये है कि स्टूडेंट
स्टूडेंट जो है सीरियस नहीं अपनी स्टडी के साथ। अगर किसी एकेडमी में भी जा रहा है, वहां पे फीस भी पे कर रहा है, तो स्टूडेंट पूछता ही नहीं है कि सर इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या। जब मैं टेस्ट देता हूं बच्चों को, तो बच्चे पूछते ही नहीं है कि सर ये जो सवाल है इसकी स्टेटमेंट क्या है। दे सवाल में कुछ होता है लिख के, कुछ आ जाते हैं डी ड्रैग हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो स्टूडेंट की दिलचस्पी बहुत कम है, और दूसरा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर रिसर्च बेस्ड अकेडमीज नहीं है। रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है वो डिलीवर नहीं किया जा रहा, क्वालिटी नॉलेज डिलीवर नहीं किया। काफी सारे बच्चों का ये इशू है पाकिस्तान के अंदर। तो खैर, आज हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे अच्छी तरह से, ताकि अगर आपको सवाल की समझ आ गई तो फिर आप जवाब की भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। जी जनाब, तो सवाल ये है, जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस। ठीक है, जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस। तो बात करने का मकसद ये है कि अदर ऑफेंसेस कमिट हुए हैं सेम ट्रांजैक्शन के साथ। किसके साथ कमिट हुए हैं? स्पेशल लॉज के तहत। जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, स्पेशल लॉज कौन कौन से हैं? एंटी टेररिज्म एक्ट इज स्पेशल लॉ, नारकोटिक्स एक्ट इज स्पेशल लॉ, पीका इज स्पेशल लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशल लॉ। इस तरह से और भी बहुत सारे स्पेशल लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सवाल की स्टेटमेंट ये है कि सेम ट्रांजैक्शन, एक ही वकूआ है, एक ही इंसिडेंट है, उसमें कुछ ऑफेंसेस या एक ऑफेंस जो है वो स्पेशल लॉ का कमिट किया गया है, और साथ कुछ अदर ऑफेंसेस भी साथ कमिट किए गए हैं एक्यूज्ड की तरफ से। अब सवाल एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि जो स्पेशल लॉज हैं, ठीक है, उनकी ट्रायल, उनकी 173 का उनका चलान, वो तो आएगा स्पेशल कोर्ट के अंदर, और स्पेशल लॉज का ट्रायल ही स्पेशल कोर्ट करेगी। एग्जामिनर ये पूछता है कि अगर स्पेशल लॉ के साथ साथ स्पेशल किस्म के जो ऑफेंसेस हैं जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर बयान किए गए हैं, अगर एटीए के साथ, एटीए के ऑफेंसेस के साथ कोई अदर ऑफेंस भी कमिट हो गया है, जिस तरह से थेफ्ट, जिस तरह से एक्सटॉर्शन, जिस तरह से हर्ट, ठीक है, 324, 337 का ट्रायल 780A के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता? स्पेशल कोर्ट जो है, जो स्पेशल दहशतगर्दी की स्पेशल अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, क्या वो स्पेशल जो ट्रायल कर रही है एंटी टेररिज्म के ऑफेंसेस का, क्या वो साथ 324, 337 का ट्रायल भी कर सकती है या नहीं कर सकती? सवाल बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। ठीक है जी, तो अब आपने जवाब ये देना है कि जनाब, क्या स्पेशल किस्म के ऑफेंसेस जो हैं उनके साथ पीपीसी के ऑफेंसेस का ट्रायल स्पेशल अदालतें कर सकती हैं या नहीं कर सकती? और साथ ये पूछा गया कि प्रेसिडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट साथ देगा, वुड बी अप्रिशिएटेड। ये जनाब आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपका जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था। अब मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आपने थारोली डीप जो है रिसर्च करके आपने स्टडी नहीं की हुई, और आपकी ग्रिप नहीं है अपने लॉ के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिए हुए बार बार, आपने पास पेपर सॉल्व नहीं किए हुए, आपने टेस्ट चेक नहीं करवाया स्टूडेंट अपने टीचर को, तो फिर आप इस किस्म के जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर स्टूडेंट की नजर ही नहीं जाती कभी। स्टूडेंट सोचता है सीधा सीधा, स्टूडेंट सोचता है कि जी मैक्सिमम एग्जामिनर क्या पूछेगा, मैक्सिमम एग्जामिनर पूछ लेगा जी ऑफेंसेस बता दें और पनिशमेंट्स बता दें, ठीक है, ट्रायल बता दें। स्टूडेंट ये सोचता है, लेकिन एग्जामिनर तो ये नहीं सोचता। एग्जामिनर तो ये सोचता है कि स्टूडेंट को फंसाना किस तरीके से है, स्टूडेंट की कौन सी जो है, हमने किस तरह से स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना है कि इसने डीप स्टडी की हुई है, ये रिसर्चर बंदा है, ये तैयारी करता है और इसने रिसर्च करके अपनी तैयारी की हुई है। ठीक है, आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल की स्टेटमेंट मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूं, बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में मैं अब आपको सवाल की स्टेटमेंट बताने लगा हूं। सवाल ये है, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि स्पेशल अदालतें पाकिस्तान में इसलिए बनाई गई थी कि जनाब स्पेशल अदालतें पाकिस्तान के अंदर स्पीडी ट्रायल करें। ठीक है, जिस तरह से दहशतगर्दी के ट्रायल हैं, जिस तरह से एंटी करप्शन है, या जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हैं, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, एफआईए की कोर्ट्स हैं, मंशियात की कोर्ट्स हैं, या बाकी अदर कोर्ट्स हैं,
इन स्पेशल अदालतों को बनाने का मकसद और स्पेशल लॉज बनाने का मकसद तो ये था कि ये ऑफेंसेस जो हैं जल्दी जल्दी इनका ट्रायल किया जाए, खत्म किए जाए और इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस से जल्दी जल्दी मुआशरे की जान छुड़वा दी जाए और मुआशरे में क्राइम की रेशो कम हो सके। ठीक है, इसलिए स्पेशल लॉज बनाए गए थे। ये एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में, इस तरह से सीएनएस एक्ट 1997 में, पीका जो आया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016 में। ठीक है, अब जब स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं तो 7 स्पेशल अदालतें बनाई जाती हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। अगर हम स्पेशल अदालतें ना बनाते तो हमें क्या मजबूरी आई थी, पहले स्पेशल लॉ डेवलप करें, फिर स्पेशल अदालतें डेवलप करें, जुडिशरी के ऊपर भी बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन, खजाने के ऊपर भी बर्डन। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती तो एक दो ऑफेंसेस जो थे पीका के, एक दो ऑफेंसेस एंटी टेररिज्म के या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के पीपीसी के अंदर ही ऐड कर देते। क्या पीपीसी के अंदर गुंजाइश नहीं थी कि उसमें पीका के जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है वो ऐड किए जा सकें? बिल्कुल गुंजाइश है, पीपीसी के अंदर गुंजाइश है, आप ऐड कर सकते थे। लेकिन फिर आपने ये क्यों मुनासिब ना समझा कि हम एंटी टेररिज्म के ऑफेंसेस, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स के ऑफेंसेस हम पीपीसी के अंदर ही ऐड करके एक सेपरेट चैप्टर बना देते हैं और उसका ट्रायल वैसे ही होगा जैसे हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने यह चाहा कि स्पेशल लॉ इसके ऊपर डेवलप किए जाएं, स्पेशल अदालतें बनाई जाएं ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके। ठीक है, इसलिए यह सवाल आपका स्पेशल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है और ऑर्डिनरी रूल क्रिमिनल कोर्ट्स का डिफरेंट है, स्पेशल कोर्ट्स का डिफरेंट है। ऑर्डिनरी रूल जो क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए है, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के लिए है, जनरल क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए जो है वो रूल ये है कि पीपीसी के तमाम ऑफेंसेस की या बाकी सब्सटेंशियल लॉस जो है उनका ट्रायल कौन करेगी? आपकी क्रिमिनल कोर्ट करेगी। जनरल एक जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, वो करेगी। लेकिन जब आपने इसके बरअक्स स्पेशल लॉ डेवलप कर दिया तो स्पेशल लॉ जो होता है वो प्रिवेल करता है एज कंपेयर टू, ठीक है, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हों जो इधर भी हूं और इधर भी हूं, ठीक है, पीपीसी के अंदर भी हूं तो एटीए में भी हूं, तो फिर कौन सा लॉ, किस लॉ को प्रेफर किया जाएगा? स्पेशल लॉ को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक स्पेशल लॉ हम लेकर आ गए हैं और स्पेशल लॉ के अंदर उसका स्पीडी ट्रायल होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल की फिलॉसफी को समझे अच्छे तरीके से। मैं आपको सवाल का जो है वो चंद लफ्जों में अब मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का जो ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। आपके जो पीपीसी के ऑफेंसेस हैं, जो अदर ऑफेंसेस एग्जामिनर ने आपसे बात की है कि अदर ऑफेंसेस अगर कमिटेड होते हैं बाकी स्पेशल लॉज के साथ, तो वहां पर आपका एग्जामिनर कहता है कि जब तक स्पेशल लॉ में अलाउ ना किया जाए, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी कोर्ट स्पेशल लॉ का ट्रायल नहीं कर सकती और कोई भी स्पेशल कोर्ट जो है वो किसी अदर ऑफेंसेस को ट्रायल नहीं कर सकती जब तक स्पेशल लॉ के अंदर इजाजत ना दी जाए, जब तक स्पेशल लॉ के अंदर प्रोविजन ना दी जाए। ठीक है, हाँ, अगर स्पेशल लॉ के अंदर तो ये इजाजत दे दी गई है कि जनाब एंटी टेररिज्म के जो ऑफेंसेस हैं, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अब एंटी टेररिज्म एक स्पेशल एक्ट है। जब हमने ये बनाया तो हमने देखा कि इसके अंदर एक प्रोविजन शामिल कर दी गई कि अगर एंटी टेररिज्म स्पेशल कोर्ट बना दी गई है तो ये कोर्ट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल करेगी। ये दहशतगर्दी का जो आपका एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट, ये उसके अंदर बात वाज़ेह की गई है कि स्पेशल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल करेगी। लेकिन अब वकुआ ऐसा हो गया, एफआईआर ऐसी हो गई कि स्पेशल एक्ट के साथ साथ एक और एक्ट हो। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन दहशतगर्दी कर रहा था तो साथ उसने किसी को जख्मी भी कर दिया, अब 337 भी लग गई। अब सवाल यह है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट जो स्पेशल अदालत है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकती है। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वो हैं जो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अंदर शामिल हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटी टेररिज्म के शेड्यूल में आती हैं, या वो पर्संस, वो लोग जो फोर्थ शेड्यूल के अंदर शामिल किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो शेड्यूल्ड, ठीक है, ऑफेंसेस में आ गए, उनका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ एंटी टेररिज्म कोर्ट करेगी। बाकी जो एंटी टेररिज्म की एफआईआर हैं उनका ट्रायल करेगी आपकी
नॉर्मल कोर्ट, कॉमन कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट, सेशन कोर्ट, आप सिंपल जो कोर्ट्स हैं वो करेंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के साथ 337 आ गया तो क्या होगा, क्या वो ट्रायल कर सकती है या नहीं कर सकती? तो ये आपको जितने स्पेशल लॉज हैं उनके अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि आपके स्पेशल लॉज इस बारे में क्या कहते हैं। आपके स्पेशल लॉज क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पेशल लॉज के साथ पीपीसी के ऑफेंसेस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया एंटी टेररिज्म एक्ट, ठीक है जी, सीएनएसए, पीका एंड आमला, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपके एग्जामिनर ने यही पूछा है कि आपसे कमेंट अपॉन द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद दिस प्रिंसिपल व्हाइल डिस्कसिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस उसने कहा है कि लिखें स्पेशल लॉज की जो इजाजत देती हैं या नहीं देती। रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स, पीका एंड आमला। अब ये चार किस्म के स्पेशल एक्ट्स हैं, ये हम देख लेते हैं कि स्पेशल एक्ट क्या कहते हैं, कि वो अपने साथ किसी अदर ऑफेंसेस के ट्रायल का इजाजत देते हैं या नहीं देते। ठीक है, देख लेते हैं। सेक्शन 17 डील करता है एंटी टेररिज्म एक्ट को। तो क्या लिखा है जी सेक्शन 17 के अंदर? पावर ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस। ठीक है जी, यही बात आपसे एग्जामिनर ने पूछी थी कि अदर ऑफेंसेस का ट्रायल स्पेशल ऑफेंसेस के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सेक्शन 17 सेक्शन नंबर 17 एंटी टेररिज्म एक्ट आपसे क्या कहता है? व्हेन ट्राइंग एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर किसी दहशतगर्द का नाम 4th शेड्यूल में आ गया है तो वो शेड्यूल ऑफेंसेस में आ गया, अब उसका ट्रायल, शेड्यूल ऑफेंसेस का ट्रायल स्पेशल अदालत करेगी, दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्ट करेगी। व्हेन ट्राइंग एनी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, एंटी टेररिज्म कोर्ट, एटीसी कोर्ट में आल्सो ट्राई। अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया जी, ये आपका जवाब है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था। मे आल्सो ट्राई, ये टारगेट था आपका, ये एग्जामिनर को रिक्वायर्ड था कि स्टूडेंट मुझे बताए। ठीक है, when trying any scheduled offenses, anti-terrorism court may also try any offense other than scheduled offenses with which accused may under the code be charged at the same trial। तो दहशतगर्दी की जो अदालत है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल लॉ ने आपको बता दिया कि ठीक है जी, अगर सेम ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के साथ कोई पीपीसी का भी ऑफेंस हुआ था, कोई अदर ऑफेंस हुआ था, तो मे आल्सो ट्राई, स्पेशल कोर्ट उसका ट्रायल कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट को। जब मैंने स्टूडेंट से पूछा तो ऑलमोस्ट 7 to 80% स्टूडेंट्स को पता नहीं था। अब वो कॉम्प्लिकेशन यहां पर तो डिस्कस नहीं की गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं। देखें, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, ठीक है, एक बात आज अपनी क्लियर करने इसकी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर दहशतगर्दी की अदालत है या आपकी डिवीजन के अंदर दहशतगर्दी की अदालत सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल करेगी, ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, अब शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या हैं इसको समझ लीजिए। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी, ठीक है, ऐसी एनजीओ, कोई भी ऐसी यूनियन, अगर उसका नाम आपकी वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया है एज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आ जाती है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर। उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगी दहशतगर्दी की अदालत। अगर किसी इंडिविजुअल अक्यूज का नाम असलम, अकरम, अशरफ, सगीर, कलीम, ठीक है, अगर किसी पर्सन का नाम इंडिविजुअली आपकी फेडरल गवर्नमेंट डाल देती है 4th शेड्यूल के अंदर, तो वो शेड्यूल्ड पर्सन हो गया। अब उसका ऑफेंस भी स्पेशल दहशतगर्दी की अदालत करेगी। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अलावा भी तो एंटी टेररिज्म की एफआईआर होती हैं डेली बेसिस पे।
आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है वो चौक के अंदर फायरिंग कर रहा है और पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर 780 लगा दी। अब सवाल ये है कि पंजाब पुलिस ने उसके ऊपर 780 लगा दी, क्या वो जो दहशतगर्दी की एफआईआर है 780 एंटी टेररिज्म एक्ट की, उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगी या फिर आम अदालत करेगी, जो आपकी सेशन कोर्ट है वो करेगी? कौन करेगा? तो माय डियर, इसका आंसर ये है कि आपकी दहशतगर्दी की अदालत स्पेशल अदालत है, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल करेगी। अगर शेड्यूल ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई दहशतगर्दी की एफआईआर है, जिस तरह से अगर किसी पर्सन ने चौक के अंदर खड़े होके फायरिंग की है या लोगों को हरासा किया है, तो उस पर्सन ने दहशतगर्दी तो की है, लेकिन उसका नाम शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर नहीं है। शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर तो उसका नाम फेडरल गवर्नमेंट ने डालना था, ठीक है। अगर उसका नाम शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर नहीं है तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में तो नहीं आ रहा, इसलिए उसका ट्रायल दहशतगर्दी की स्पेशल अदालत नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं सिर्फ स्पेशल शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। लेकिन अब ये भी दहशतगर्दी की एफआईआर है 780 की, इसका ट्रायल फिर आपकी कॉमन कोर्ट करेगी, जनरल क्रिमिनल कोर्ट्स करेंगी, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स करेंगे, ठीक है। आपकी जिला कचहरी के अंदर इसका चलान आ जाएगा और आपकी जिला कचहरी का जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब है वो इसका ट्रायल करेंगे 780 का, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि दहशतगर्दी की वो कौन सी एफआईआर हैं जिनका ट्रायल हमारी आम अदालतें कर सकती हैं, और दहशतगर्दी के वो कौन सी ऑफेंसेस हैं जिनका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की स्पेशल अदालत कर सकती है। और डिफरेंस सिर्फ एक लफ्ज का, और वो लफ्ज है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का ट्रायल सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट करेगी, और शेड्यूल्ड ट्रायल के अलावा जितने एंटी टेररिज्म के एक्ट्स हैं या जो ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल ऑर्डिनरी कॉमन क्रिमिनल कोर्ट्स करेंगी, ठीक है जी। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन था जो इधर तो नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपका क्लियर करवा दिया। तो जनाब सेक्शन 17 के अंदर आप लोगों ने देखा कि आपका स्पेशल प्रोविजन दी गई है, और यही तो स्पेशल प्रोविजन आपसे एग्जामिनर ने पूछी थी। एग्जामिनर ने आपसे पूछा था जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस कमिटेड इन सेम ट्रांजैक्शन विद ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर स्पेशल एक्ट इज बार्ड, ठीक है। स्पेशल लॉज ये कहते हैं कि जब तक स्पेशल लॉ के अंदर प्रोविजन ना दी जाए उसका ट्रायल नहीं हो सकता, इज बार्ड अनलेस, जब तक के, अगर स्पेशल लॉ खुद अलाउ कर दे, अनलेस अ स्पेशल प्रोविजन इज गिवन। अब वो स्पेशल प्रोविजन कौन सी थी? वो स्पेशल प्रोविजन थी सेक्शन नंबर 17। अनलेस स्पेशल प्रोविजन इज गिवन इन द स्पेशल लॉ, जब तक स्पेशल लॉ के अंदर स्पेशल प्रोविजन ना दी जाए, और स्पेशल लॉ के अंदर स्पेशल प्रोविजन दी गई है एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, और वो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 17, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 17 ने अलाउ कर दिया है कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर कोई अदर ऑफेंसेस भी ऐड था या ऐड है तो उसका ट्रायल भी मे आल्सो ट्राई दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्ट कर सकती है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आपका देख लेते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी एक स्पेशल लॉ है। 4 एक्ट्स का आपसे पूछा गया है आपके सवाल के अंदर कि इन चारों एक्ट्स की रेलेवेंट प्रोविजंस बता दें कि क्या इनके स्पेशल ऑफेंसेस के साथ नॉर्मल जो आपके पीपीसी के ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल हो सकता है, अदर ऑफेंसेस का ये नहीं हो सकता। एंटी टेररिज्म एक्ट ने आपको क्लियर कर दिया हो सकता है। अब स्पेशल लॉ की तरफ आ जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपसे क्या कहता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो स्पेशल प्रोविजन एग्जामिनर ने आपसे पूछी है वो है स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 20 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि जुरिस्डिक्शन को डील करता है। क्या कहता है जी? कोर्ट ऑफ सेशन established under CRPC is exercise jurisdiction of the try offenses under this act and all matter related to arising from this act, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट प्रोविजन है। अब इसका सेक्शन 2A क्या कहता है जी? 20A where the predicate offenses। अब प्रेडिकेट ऑफेंसेस क्या होते हैं इसको समझ लें पहले। व्हाट इज प्रेडिकेट ऑफेंस? प्रेडिकेट का मतलब होता है काउंटर पार्ट, ठीक है। स्मॉल पोर्शन, किसी भी बड़े पोर्शन का स्मॉल पोर्शन प्रेडिकेट होता है। अब मिसाल के तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग एक मेजर ऑफेंस है। अगर कोई किसी को छोटी मोटी ट्रांजैक्शन की गई है जो कि लीड्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ लेकर जा सकती है,
तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन, इलीगल फंड इकट्ठा करना, फंड इकट्ठा करके उसको जो है बाहर ट्रांसफर करना, इलीगली ट्रांसफर करना, हवाला हुंडी के जरिए ट्रांसफर करना, ये छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं, या ऐसी करप्शन करना और उस करप्शन से के पैसे को बाहर ट्रांसफर करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना उसके साथ, या उसको वाइट करवा लेना, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट कर लेना। पहले करप्शन से पैसा हासिल करना, फर्स्ट ऑफेंस। अब ये करप्शन जो है ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। उस करप्शन के पैसे से क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जो कि मेजर ऑफेंस है। यानी ऐसे ऑफेंस जो किसी मेन ऑफेंस के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उसके साथ इंटरलिंक्ड हैं, वो हैं प्रेडिकेट ऑफेंसेस। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो करप्शन, इलीगल फंडिंग, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं। तो अब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि स्पेशल एक्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके साथ अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंसेस भी ऐड किए गए हैं स्पेशल आपकी एफआईआर के अंदर, जो कि स्पेशल लॉ को डील कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है आपको अलाउ करता है कि स्पेशल ऑफेंसेस के साथ किसी भी अदर ऑफेंस का ट्रायल किया जा सके, किसी भी प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल किया जा सके। अब जो बाकी करप्शन है या जो बाकी फ्रॉड है, धोखा, इलीगल फंडिंग, वो सारे ऑफेंसेस तो आपको अदर लॉज में बताए गए हैं। जिस तरह से वो ताजीरात पाकिस्तान में बताए गए होंगे, जिस तरह से वो किसी अदर लॉ में बताए गए होंगे, एंटी करप्शन में बताए जा चुके होंगे। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक स्पेशल एक्ट है, इसका स्पेशल ट्रायल होगा। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर के साथ अगर कोई अदर ऑफेंस भी ऐड है, जिसको हम प्रेडिकेट ऑफेंस कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो क्या उसका ट्रायल जो है स्पेशल कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। Where the predicate offenses is triable by any court other than the court of session, the offenses of money laundering and all matters shall be tried by such court other than the court of session। ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया है where the predicate offenses is triable by any court। अब यहां पर पहली लाइन पहले देख लें, सबसे पहले इस लाइन को देख लें, where the predicate offenses is triable by any other court। मिसाल के तौर पर अब जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं उसमें आ जाती है आपकी करप्शन, उसमें आ जाती है आपकी इलीगल फंडिंग। अब इसको तो आपकी आम जो अदालतें हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वो उसका ट्रायल कर सकती हैं और करती हैं। तो यही बात तो की गई है, वेयर द प्रेडिकेट ऑफेंस इज ट्रायएबल बाय एनी कोर्ट, एनी क्रिमिनल कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, द ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल मैटर्स। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंसेस हैं या फिर जो ऑल मैटर्स, जो बाकी मैटर्स हैं, जो अदर ऑफेंसेस हैं, शैल बी का मतलब है अब ये लाजम है, शैल बी ट्राइड बाय सच कोर्ट अदर देन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहां पर यह बात की गई है कि अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग से पहले कोई ऑफेंस चल रहा है और उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन कर रही है, क्रिमिनल कोर्ट, किसी प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट कर रही थी, बाद में उसी एफआईआर के अंदर इजाद हो गया मनी लॉन्ड्रिंग भी। तो अब जब इजाद हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो एक स्पेशल लॉ है, क्या इसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगी? ठीक है, एफआईए कोर्ट भी जो है वो करती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस का ट्रायल, तो क्या उसका जो स्पेशल कोर्ट करेगी या फिर उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करेगी? तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो आपके ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगी, जिला कचहरी जो आपकी है, जो अदालतें हैं आपकी फौजदारी की अदालतें, वही करेगी। अगर वो प्रेडिकेट ऑफेंसेस का कर रही हैं तो स्पेशल कोर्ट से वापस लेके केस उसी जगह पर दे दिया जाएगा जहां पर प्रेडिकेट ऑफेंसेस का ट्रायल हो रहा था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल भी उधर हो जाएगा। अगर स्पेशल कोर्ट में चलान आ गया है तो प्रेडिकेट ऑफेंसेस भी इधर लेके आ सकते हैं चलान, लेकिन डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन, अगर आपकी क्रिमिनल ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट जो है, प्रेडिकेट ऑफेंसेस, करप्शन, जितने भी अदर ऑफेंसेस हैं, इलीगल ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस एटसेट्रा, अगर तो इनका ट्रायल आपकी जिला कचहरी वाली अदालत, आपकी जो सेशन कोर्ट है वो कर रही थी, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की चलान भी उधर ही भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर स्पेशल अदालत कर रही है
और जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं तो फिर प्रेडिकेट ऑफेंसेस का जो है वो सेशन कोड ही करेगी, और स्पेशल जो है स्पेशल जो आपका लॉ है, स्पेशल लॉज के फिर कौन सी करेगी, स्पेशल कोड करेगी। तो इसके लिए आए हम एक देख लेते हैं, एक हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो कि आपके एग्जामिनर ने कहा था, आपसे पूछा था प्रेसिडेंट्स वुड बी अप्रिशिएटेड। अगर कोई स्टूडेंट जो है रेफरेंस देगा साथ कुछ जस्ट हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट देगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो हमारे पास प्रेसिडेंट है जी 2021 पीसीआरएलजे 946, 2021 पीसीआरएलजे सफा 946, सेक्शन 20 एंड 20A प्रोड्यूस्ड सेम। ठीक है, अब इस जजमेंट के अंदर ये पहले दोनों सेक्शन सेम टू सेम प्रोड्यूस किए गए। उसके बाद क्या कहा गया जी, द इम्प्यून्ड ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड द मैटर वाज रिमांडेड टू स्पेशल कोर्ट trying the predicate offenses of the tax, custom, etc. Appeal was allowed accordingly. अब इस जजमेंट के अंदर हुआ यह था कि इस जजमेंट में एक स्पेशल ऑफेंस था और कुछ अदर प्रेडिकेट ऑफेंसेस थे। तो होता क्या है कि जो स्पेशल अदालतें थी, जिस तरह से जो टैक्स को डील करती हैं, स्पेशल कोर्ट्स या कस्टम को डील करती हैं, ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, स्पेशल एपेलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो टैक्स कस्टम वगैरह को डील कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर जब टैक्स और कस्टम की जो सेपरेट अदालतें हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो किसी केस को ट्राई कर रहे थे, तो उसके अंदर ये प्रेडिकेट ऑफेंसेस को डील कर रहे थे, कस्टम को डील कर रहे थे। कस्टम का एक एफआईआर होगी, उसका ट्रायल हो रहा होगा। तो जब कस्टम के किसी ऑफेंस का ट्रायल हो रहा होगा तो साथ क्या हुआ, साथ मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी आ गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि कस्टम कोर्ट जो है, तो यहां पर तो यह बताया गया कि कस्टम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल नहीं कर सकती। ठीक है, इसका जो ट्रायल है वो तो एक जिला कचहरी ने करना है। वो तो जनाब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल जो है वो तो आपकी कॉमन कोर्ट कर सकती है, आपकी जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट है वो कर सकती है। लेकिन क्या कस्टम या टैक्स के जो ट्रिब्यूनल हैं, अगर एक पर्सन ने टैक्स चोरी किया है और उसको टैक्स चोरी करके उसने वो मनी जो है ब्लैक मनी से, एक बंदा उसकी फैक्ट्री है सपोज दैट, और अरबों रुपए का उसका कारोबार है, वो टैक्स चोर है, टैक्स नहीं देता, टैक्स से जो उसका पैसा बचता है वो उसको ब्लैक मनी को वाइट करवा लेता है। तो उसने पहले टैक्स चोरी की, फिर उसने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। अब ट्रायल उसका हो रहा है टैक्स चोरी का, सपोज दैट एफबीआर का मैटर है, कस्टम का मैटर है। तो क्या अगर ड्यूरिंग द टैक्स इन्वेस्टिगेशंस पता चल जाए कि उसने एक साथ ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, तो फिर क्या उसका चलान वो रेफर बना के मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेशल कोर्ट को भेजेंगे? नहीं, यहां पर यही बताया गया कि उसका ट्रायल वही कोर्ट करेगी, वही ट्रिब्यूनल करेगा, वही जज करेगा जो ऑलरेडी टैक्स के मैटर्स को देख रहा है, जो ऑलरेडी कस्टम्स के मैटर को देख रहा है। क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस है ना, करप्शन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे के प्रेडिकेट हैं, तो इसलिए वही अदालत देखेगी जो ऑलरेडी मैटर को देख रही है। ठीक है, तो इस जजमेंट के अंदर भी यह हुआ था कि जो केस था, जो अपना पिटिशनर था, उसने ये हाईकोर्ट के अंदर अपील की थी कि जनाब टैक्स की जो कोर्ट है या जो कस्टम कोर्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए जो है आप स्पेशल कोर्ट के अंदर इसका केस भिजवाएं। तो वहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया, स्पेशल कोर्ट से केस लेके वापस रिमांड कर दिया उसी कोर्ट को, या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो आपकी सेशन कोर्ट है। ठीक है, पिटिशनर ने कहा था कि मेरा केस सेशन कोर्ट में भेजें, तो यहां पे हाई कोर्ट ने क्या किया कि सेशन कोर्ट से वापस लेके केस दोबारा उसी टैक्स वाली कोर्ट को, कस्टम कोर्ट को दे दिया। अब वो जो कोर्ट है ऑर्डिनरी कोर्ट है और ये टैक्स वाली कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट है। ठीक है, तो केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट से रिमांड करके दोबारा टैक्स और कस्टम वाली स्पेशल कोर्ट को दे दिया गया। ठीक है, तो यही बात की गई थी कि प्रेडिकेट ऑफेंसेस थे, एक दूसरे इंटरलिंक्ड थे, तो इसलिए इसका जो ट्रायल है वो स्पेशल कोर्ट ही करेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर स्पेशल कोर्ट ना कर रही होती, स्पेशल कोर्ट में ट्रायल ना चल रहा होता, तो फिर जिला कचहरी ही करती, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ही करती, जो आपकी कॉमन क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वही करती। ठीक है जी, ये जनाब आपका था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी हमने देखा कि अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेशल ऑफेंसेस है तो स्पेशल कोर्ट करेगी,
अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंसेस आ गया तो जिस कोर्ट में, अगर स्पेशल कोर्ट में कंटिन्यू है तो स्पेशल कोर्ट करेगी। अगर मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था और मैंने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन भी बताया था कि जब एक ऑर्डिनरी लॉ आपके पास मौजूद हो और साथ आपका स्पेशल लॉ आ जाए तो फिर स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, स्पेशल लॉ को फौकियत दी जाती है, स्पेशल लॉ फिर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए पीपीसी के जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं वो क्या हैं, आपके जनरल ऑफेंसेस हैं, वो तो आपके ऑर्डरली ऑफेंसेस हैं। तो जब इसके कंपैरिजन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर स्पेशल एक्ट आ गया या स्पेशल अदालतें बन गई तो स्पेशल अदालतें ही फिर उसका ट्रायल करेंगी। बाकी जो प्रेडिकेट के ऑफेंसेस हैं उनका चलान भी स्पेशल कोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, इस जजमेंट के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था कि कस्टम और टैक्स की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। किसी पर्सन ने टैक्स चोरी किया होगा और टैक्स चोरी की उसने रकम वाइड करवा ली होगी, तो टैक्स चोरी और कस्टम की जो कोर्ट है वो उसके मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल कर सकती कि नहीं करती? हाँ भाई, कर सकती है। ठीक है जी। सेक्शन 20 and 20A प्रोड्यूस द सेम, द इम्प्यून्ड ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड द मैटर वाज रिमांडेड टू स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को दोबारा रिमांड कर दिया गया केस। स्पेशल कोर्ट कौन सी थी? टैक्स कोर्ट, ट्राइंग द प्रेडिकेट ऑफेंसेस। और इस कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, जहां पे आप टैक्स के काम कर रहे हैं, कस्टम के काम कर रहे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ गया तो आप इसको भी ट्राई कर लें। ठीक है जी। एंड अपील वाज अलाउड अकॉर्डिंगली एक्सेट्रा। ये जनाब आपका स्पेशल लॉ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमने देख लिया। एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो स्पेशल प्रोविजन कोई बता दें हमें, जहां पर ये लिखा हो कि स्पेशल किस्म के जो ऑफेंसेस हैं उनके साथ अदर ट्रायल भी हो सकता है, तो वो थी आपकी स्पेशल प्रोविजन 20A। अब देख लेते हैं, हम पीका की तरफ चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। पीका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और अब चूंकि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और पूरी दुनिया जो है वो बहुत तेजी के साथ हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो रही है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अब जितने ऑफेंसेस हैं वो सारे थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस ही हो रहे हैं। ठीक है, हर पर्सन व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी किस्म की ऑनलाइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ऑफेंसेस कर रहे हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं। तो इसलिए आने वाला वक्त जो है वो सारा साइबर का है, सारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को अच्छी तरह से समझ लें। आज का ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एग्जामिनर का माइंड क्या था, एग्जामिनर आपसे ये जजमेंट बार बार क्यों पढ़वाना चाहता था, मैं आपको बताऊंगा। जी जनाब, दो एक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एंटी टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब हम देख लेते हैं पीका। चार ऑफेंसेस आपसे, चार किस्म के एक्ट्स आपसे पूछे थे एग्जामिनर ने। अब हम देख लेते हैं पीका और फिर हम देखेंगे नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। पीका क्या कहता है जी? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। सेक्शन 50 डील करता है वो स्पेशल प्रोविजन जो आपसे एग्जामिनर ने पूछी। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैव इफेक्ट नॉट इन डेरोगेशन with PPC or any other law, which means if similar offenses committed under PPC and PICA, then offender shall be punished and PICA only। ठीक है, अब क्या पीका के साथ सवाल यह है कि अगर एक स्पेशल ऑफेंस जो है, पीका की एफआईआर है, सपोज दैट पीका की एफआईआर है, किसी पर्सन ने किसी के लैपटॉप को इलीगली उसका एक्सेस हासिल करके उसमें से कोई डाटा चोरी कर लिया है और अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ठीक है, पीका की एफआईआर लग गई एक पर्सन के ऊपर, लेकिन साथ कुछ अदर ऑफेंसेस भी ऐड कर दिया गया है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के। ठीक है, जिस तरह से 468, 468 बीट 71, ठीक है, 468 बीट 71 एवं पंजाब पुलिस हमारी ऐड कर देती है, वो भी साथ ऐड हो गए। अब सवाल ये है कि क्या पीका के ऑफेंसेस के साथ जो अदर ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल स्पेशल एफआईए की कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अंदर स्पेशल एफआईए की कोर्ट्स बनाई गई हैं। अब पीका के जो ऑफेंसेस हैं, अगर पीका का सेक्शन 13 लगाया, सेक्शन 14 लगाया, पीका का सेक्शन 13, 14, 3, 4 लगाया, तो उसका ट्रायल, पीका का चलान आपकी ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं जा सकता। पीका का चलान तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट के अंदर आएगा
और उसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही करेगी। अब सवाल यह है कि अगर पीका के ऑफेंसेस के साथ कोई और भी 468 या कोई अदर ऑफेंसेस, पीपीसी के कितने ऑफेंसेस हैं वो भी लगे हुए हैं साथ, तो स्पेशल कोर्ट ने तो सिर्फ ट्रायल करना है पीका का। क्या स्पेशल कोर्ट जो है वो साथ पीपीसी के अदर ऑफेंसेस का ट्रायल भी कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है नहीं कर सकती। जो एफआईए की स्पेशल कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पीका के ऑफेंसेस का ट्रायल ही करेगी, बाकी 337, 302, 324 किसी अदर ऑफेंस का ट्रायल नहीं कर सकती। उसका ट्रायल भेज दिया जाएगा जो मुतलका क्रिमिनल की कोर्ट है उसके अंदर। जी जनाब, पीका ओनली। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि एक कंबाइंड जजमेंट है दोनों के लिए, सीएनएसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंटी टेररिज्म के लिए। और अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इन 4 एक्ट्स को देखा जाए, तो चारों एक्ट्स के लिए एक जजमेंट ही काफी है। अब वो जजमेंट कौन सी है? 2022 पीसीआरएलजे 203। इसमें क्या किया गया? इसमें बताया गया कि नो प्रोविजन फॉर जॉइंट ट्रायल्स एग्जिस्ट इन पीका। ठीक है, इस जजमेंट के अंदर बताया गया कि पीका के अंदर जॉइंट ट्रायल की कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दी गई। जो स्पेशल प्रोविजन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, क्या पीका के अंदर कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन दी गई है कि जिसमें हम देख सकें कि स्पेशल ऑफेंसेस के साथ अदर ऑफेंसेस का ट्रायल भी हो सकता है? तो जनाब पीका के अंदर ऐसी कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई तो फिर ट्रायल भी नहीं हो सकता अदर ऑफेंसेस का। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट ट्रायल्स एग्जिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट स्पेशल कोर्ट अंडर पीका हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अदर ऑफेंसेस। ठीक है, अदर ऑफेंसेस का ट्रायल फिर स्पेशल कोर्ट नहीं कर सकती। अगर सेम ट्रांजैक्शन के अंदर पीका का ऑफेंस भी हुआ है और अदर ऑफेंसेस भी हुए हैं, तो फिर पीका का चलान इधर आ जाएगा और बाकी जो ऑफेंसेस हैं उनका चलान बाकी फौजदारी क्रिमिनल ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट ट्रायल्स एग्जिस्ट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, सो इट इज क्लियर दैट special court under PICA have no jurisdiction to try other offenses even committed with same transaction। चाहे even committed के क्या मतलब है कि चाहे पीका के साथ ही बाकी ऑफेंसेस भी हुए हैं जो अदर ऑफेंसेस हैं पीपीसी के, फिर भी अगर सेम ट्रांजैक्शन है तो फिर भी पीका के साथ अदर ऑफेंसेस का ट्रायल नहीं हो सकता। अदर ऑफेंसेस जो पीका के अलावा हैं उनका चलान दूसरी अदालतों में जाएगा, फौजदारी कॉमन ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा और पीका के ऑफेंसेस का ट्रायल एफआईए की स्पेशल अदालत में आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये तो हो गया आपका क्लियर, पीका क्लियर हो गया। अब लास्ट हमारा एक्ट है जी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, सीएनएसए, मंशियात के बारे में है जी। सेक्शन 45 एंड 46 of CNSA Control of Narcotic Substance Act explains that offences under this act should be tried by special court under this act but does not provide any provision relative to other offenses committed। जिस तरह से पीका चुप रहा, पीका ने भी कुछ नहीं बताया, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दी कि जनाब पीका के साथ अदर ऑफेंसेस का ट्रायल भी हो सकता है। अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं दी तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर भी यही सूरत हाल है जो पीका में थी। ठीक है, यहां पर भी चूंकि सीएनएसए के अंदर भी कोई प्रोविजन नहीं दी गई जिस तरह पीका में नहीं दी गई थी। अगर कोई प्रोविजन नहीं दी गई तो फिर स्पेशल कोर्ट जो है सीएनएसए की वो फिर जो है अदर ऑफेंसेस का ट्रायल नहीं कर सकती। ठीक है, but does not provide any provision relative to other offenses committed in the same transaction। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर मंशियात भी पकड़ी गई और भी कुछ चोरी की चीजें पकड़ी गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक एक्यूज किसी की चोरी करके ले जा रहा था, कोई गाड़ी चोरी करके लेके जा रहा था किसी पर्सन की। ठीक है, अब गाड़ी चोरी करना एक ऑफेंस है
और गाड़ी चोरी की गाड़ी थी उसके अंदर अगर मंशियात भी बरामद हो गई, अब मंशियात का बरामद होना एक डिफरेंट ऑफेंस है जो कि 9C लगेगी। अगर क्वांटिटी ज्यादा थी, किलोग्राम्स में थी, तो वहां पर तो ऑफेंस लग गया 9C, ठीक है। लेकिन गाड़ी चोरी एक डिफरेंट ऑफेंस है, उस पर्सन ने किसी को रास्ते में जख्मी कर दिया, एक डिफरेंट ऑफेंस है। अब सेम ट्रांजैक्शन है, एक ही बंदा वकूआ कर रहा है, एक ही बंदा ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, एक ही अक्यूज्ड है, एक ही ट्रांजैक्शन है, बट ऑफेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है। एक तो ये सूरत हाल है, ठीक है। दूसरी सूरत हाल ये है कि एंटी नार्कोटिक्स जो फोर्स है, ANF फोर्स, उन्होंने किसी जगह पे रेड की और किसी जगह से मंशियात बरामद कर ली। अब वो एक स्पेशल एजेंसी है, अगर स्पेशल एजेंसी किसी जगह से, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है जो कि नार्कोटिक्स के रूल्स, इन्वेस्टिगेशन रूल्स में बताया गया है, अगर स्पेशल आपकी जो नार्कोटिक्स फोर्स है, अगर वो किसी अक्यूज पर्सन से मंशियात बरामद करती है तो उसका वो चलान कर देती है, तो अब स्पेशल, चूंकि एजेंसी ने रिपोर्ट किया केस, स्पेशल एजेंसी ट्रायल बना के स्पेशल अदालत को भेजेगी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नार्कोटिक्स के ट्रायल को ही ट्राई करना है, सिर्फ उनका ही ट्रायल करना है। तो जो ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जिनका चलान बना के भेजेगी वो जाएंगे स्पेशल अदालतों में, और जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पंजाब पुलिस करेगी, और जो FIR आपकी पंजाब पुलिस देगी, तो पंजाब पुलिस के जो ऑफेंसेस हैं वो जाएंगे आपकी बाकी फौजदारी अदालतों के अंदर। तो अब सवाल एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, अब दो किस्म की अदालतें देख लें, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना। दो किस्म की अदालतें मैं आपको कंपैरिजन करके आसान अल्फाज में, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बहुत आसान करके समझाया, बहुत आसान करके स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके समझाया, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये सपोज दैट ये दो अदालतें हैं, ये आपकी कॉमन आम अदालत है फौजदारी की, जो आपके हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर एक फौजदारी अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट है। और ये आपकी स्पेशल एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है जो आपकी तहसील के अंदर नहीं है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नहीं है, जिसका क्याम जो है स्पेशल अदालत का को 5-6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के किया गया, जो कहीं किसी जगह जाके 2 से 3 डिविजन्स को मिला के। अब मिसाल के तौर पे ANF की कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट ANF की कोर्ट लाहौर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है। अब पत्तोगी में नहीं है, आरिफ वाला में नहीं है, पाकपतन में नहीं है, उकाड़ा में नहीं है, साहिवाल में नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी आम फौजदारी अदालतें तो है ना, ठीक है। क्या कॉमन, जो आपकी कॉमन क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्या वो भी CNSA के ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकती हैं? 9C का ट्रायल वो कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं 9C के जिनको आम फौजदारी अदालतें करेंगी, और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ANF की स्पेशल कोर्ट करेगी, नार्कोटिक्स की स्पेशल कोर्ट CNSA करेगी? तो इसमें डिफरेंस समझ लें। वो वाले ऑफेंसेस, वो वाली FIRs जो FIR आपकी पंजाब पुलिस ने दी है, ठीक है। अब पंजाब पुलिस ने जो FIR दी है उसका ट्रायल आपकी तहसील में ही होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक अदालत को CNSA कोर्ट का इख्तियार दे दी गया, पावर दे दी गई है कि ये वाले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं आपकी कचहरी के अंदर ही, वो क्या करेंगे, 9C के ट्रायल करेंगे, ठीक है। अब चूंकि FIR पंजाब पुलिस ने दी है तो उनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतें करेंगी। अब अगर किसी रेड में ANF ने रेड की है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स एक स्पेशल एजेंसी है जो नार्कोटिक्स की रोकथाम के लिए काम करते हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन ANF ने की, माल जो है मंशियात ANF ने पकड़ी, अब ANF आपकी डिस्ट्रिक्ट कचहरी के अंदर चलान नहीं भेजेगी। ANF का चलान, चूंकि स्पेशल एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी का चलान स्पेशल ANF की कोर्ट के अंदर जाएगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो या जिस भी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हो, उसका चलान स्पेशल कोर्ट के अंदर जाएगा। इन दो बातों को आपने मिक्स नहीं होने देना, इन दो बातों को आपने वाज़ेह तौर पे इनका डिफरेंस आपने समझ लेना है। ये कॉमन कोर्ट है, ये ANF की स्पेशल कोर्ट है। पंजाब पुलिस 9C के केसेस इधर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में, लेकिन ANF जो केसेस लेकर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ANF की स्पेशल कोर्ट्स के अंदर होंगे, उनका ट्रायल इधर होगा, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस आपने देख लेना है। अब एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछता है, चूंकि एग्जामिनर का जो टॉपिक है वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स का है,
ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो स्पेशल कोर्ट्स का है। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन आपसे ये है नारकोटिक्स के हवाले से कि वो एएनएफ की वो स्पेशल कोर्ट, ठीक है, जो कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक ही जगह पे बनाई गई, सपोज दैट लाहौर में है। अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने किसी जगह से रेड किया, वहां से कोई मंशियात वगैरह बरामद हुई और साथ कुछ और चीजें भी बरामद हुई, चोरी की गाड़ी पकड़ ली, या अगर जिस पर्सन के ऊपर रेड करने जा रहे थे एंटी नारकोटिक्स वाले, उस पर्सन ने, उस एक्यूज ने आगे से फायरिंग कर दी। जब आगे से फायरिंग करके किसी बंदे को जख्मी कर दिया तो किसी को हल्ट कर दिया, हल्ट इज एन ऑफेंस, ठीक है। अब हल्ट जो है ये पीपीसी का ऑफेंस है, लेकिन रेड किसने की थी? एंटी नारकोटिक्स एजेंसी ने की थी, एएनएफ ने की थी। अब एएनएफ ने रेड की, मंशियात बरामद हो गई 9C। ये तो बात कंफर्म है कि एएनएफ का जो रेड है, स्पेशल एजेंसी है, इसका चलान स्पेशल कोर्ट के अंदर आ गया, ये स्पेशल कोर्ट है, ठीक है। लेकिन उस पर्सन ने आगे से फायरिंग की, जब उस पर्सन ने आगे से फायरिंग की तो उसने एक और ऑफेंस कमिट कर दिया, 337, 324। अब सवाल यह है कि क्या स्पेशल कोर्ट जो है वो 9C का ट्रायल तो सुनेगी, उसकी ड्यूटी है। क्या सेम ट्रांजैक्शन के अंदर जब एंटी नारकोटिक्स स्पेशल एजेंसी वहां गई थी रेड करने, उन्होंने आगे से फायरिंग की, तो वहां पर जो 337 का ऑफेंस है उसका ट्रायल भी आपकी स्पेशल कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती एक ही एफआईआर के अंदर? तो इसका जवाब यह है कि एंटी नारकोटिक्स की जो स्पेशल कोर्ट है वो 337, 324 के जो पीपीसी के ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल नहीं कर सकती। इस तरह की कोई प्रोविजन आपकी सीएनएसए के अंदर नहीं दी गई, नहीं बयान की गई। यही एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, मैं आपको टू द पॉइंट टारगेट पे अब लेके आ चुका हूं, ठीक है। इस बात को दोबारा समझ लें कि अगर एंटी नारकोटिक्स की स्पेशल एजेंसी ने रेड की, अब वो चूंकि स्पेशल नारकोटिक्स एजेंसी ने की है, अब उसका ट्रायल एएनएफ की स्पेशल कोर्ट के अंदर जाना है। लेकिन साथ एक और ऑफेंस हो गया, एक्यूज ने आगे से क्या की, फायरिंग की, जिससे एएनएफ का बंदा जख्मी हो गया, तो साथ 337 भी ऐड हो गई। जब 337 ऐड हो गई तो जब स्पेशल कोर्ट के अंदर चलान आया, स्पेशल कोर्ट ने कहा कि जी मेरे पास तो पावर ही सिर्फ मंशियात के केसेस की सुनने को है, मेरे पास तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, मेरे पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि मैं 337 को सुन सकूं। तो फिर 337 को कौन सुनेगा? जो बंदे जख्मी हो गए थे साथ नारकोटिक्स को बरामद करते हुए, उनका कौन सुनेगा? तो 337 के जो अदर ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उनका चलान मजिस्ट्रेट को चला जाएगा, जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट होगा, और वो उसका ट्रायल करेगा, ठीक है। आम फौजदारी अदालतें उसका ट्रायल करेंगी, ठीक है। अब यह बात आपको क्लियर हो गई है, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था कि स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई प्रोविजन दी गई है तो वो बताएं, ठीक है। तो हमने चारों किस्म के जो एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट और पीका, इन चारों के अंदर जो जो प्रोविजंस दी गई थी हमने उनको देख लिया है कि कहां पर ट्रायल किया जा सकता है अदर ऑफेंसेस का और कहां पर नहीं किया जा सकता। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सवाल यह था कि जॉइंट ट्रायल ऑफ अदर ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन with offenses punishable under special act is barred unless a special provision is given in this special law. Comment upon the agreement or disagreement with this principle while discussing the relevant provisions of special laws: Anti-Terrorism Act, Control of Narcotic Substance Act, PICA and Anti-Money Laundering Act. Precedents would be appreciated. तो हमने चारों किस्म के जो स्पेशल लॉ की स्पेशल प्रोविजंस एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था, हमने चारों किस्म के लॉज को डिस्कस किया। एंटी टेररिज्म का सेक्शन 17 डील कर रहा है, वो कहता है जी आप ट्रायल कर सकते हैं, अदर ऑफेंसेस के साथ स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर सकती है। फिर हमने मनी लॉन्ड्रिंग में देखा, मनी लॉन्ड्रिंग में हमने देखा कि जो प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल अगर स्पेशल कोर्ट कर रही है तो कोई हर्ज नहीं, स्पेशल कोर्ट ही ट्रायल कर सकती है। वैसे अदर प्रेडिकेट जो ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल आपकी ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स करती हैं, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट किसी अदर ऑफेंस को ट्रायल कर रही थी तो उसी दौरान कोई स्पेशल ऑफेंस भी आ गया, ठीक है, या कोई कॉमन ऑफेंस आ गया, तो प्रेडिकेट ऑफेंसेस एक दूसरे इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर सकती है।
फिर हमने देखा जी पीका के अंदर क्या सूरत हाल है। तो पीका के अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं दी गई कि जनाब पीका के ऑफेंसेस के साथ अगर कोई और पीपीसी का ऑफेंस हो जाए तो अदालत ट्रायल कर सकती नहीं कर सकती, तो यहां पर पीका में तो नहीं कर सकती, इसी तरह से सीएनएसए में भी नहीं कर सकती। अब एंटी टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है, पीका और सीएनएसए में नहीं हो सकता। यहां पर तो कोई प्रोविजन ही नहीं दी गई जो बताए। और इसकी सीएनएसए के लिए और पीका के लिए जो आपने ये जजमेंट आपने लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स आपको बताता हूं। ये जजमेंट जो है 2022 पीसीआरएलजे 203, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जनाब अमजद रफीक साहब जो हैं, जो कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, ये उनकी जजमेंट है 2022 पीसीआरएलजे 203। अब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि इसी जजमेंट की इंपॉर्टेंस को वाज़ह करने के लिए, इसी जजमेंट के स्कोप को वाज़ह करने के लिए सवाल पूछा गया आपसे, क्योंकि इसी जजमेंट के अंदर, इसी जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे पीसीआरएलजे 2022 203 को, तो इसी जजमेंट के अंदर चारों लॉ की बात की गई है। इसी जजमेंट के अंदर एंटी टेररिज्म की बात भी की गई है, इसी जजमेंट के अंदर सीएनएसए की बात भी की गई है, इसी जजमेंट के अंदर पीका और हमला की बात भी की गई है, और स्पेशल लॉज के जो ट्रायल हैं विद अदर ऑफेंसेस वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो डिस्कशन भी इस जजमेंट के अंदर की गई है। और ये जजमेंट जनाब लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस जनाब अमजद रफीक साहब की ये जजमेंट है, जो लेटेस्ट जजमेंट 2022 में आई है। तो इसलिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया वो इस जजमेंट के स्कोप को वाज़ह करने के लिए दिया गया था कि स्टूडेंट जो है स्पेशल केसेस के जो ट्रायल्स हैं विद अदर ऑफेंस, वो इस जजमेंट को पढ़ें और उसको अपनी फील्ड के अंदर जो एडवोकेट साहब हैं वो भी इंप्लीमेंट करें और अदालतें भी उसको फॉलो करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डीप जाके, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के, थ्योरी की एग्जांपल्स, प्रैक्टिस की एग्जांपल, अदालतों में क्या हो रहा है, बुक्स में क्या लिखा है, रियलिटी क्या है, एग्जांपल्स के साथ मैंने केस क्रिएट करके बहुत आसान अल्फाज में आपके मेंटल लेवल पे अप्रोच करके मैंने जो स्टूडेंट आसानी के साथ समझ सकता था, मैंने उस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो कोई आपका दोस्त, भाई, कजन जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, सिविल जज की, एडिशनल सेशन जज की, उसके साथ ये क्वेश्चन आप शेयर कर दें। और हमारी जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम के अंदर, हमारी जूम पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जुडिशरी की, ठीक है, डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज इन अ वीक। और वहां पर भी मेरा यही स्टाइल है, चाहे मैं टॉपिक्स को थोड़ा सा लेंथी कर दूं, लेकिन मैं इतनी आसान वर्डिंग में जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे उनको तो क्लियर है कि उन्होंने मुझे पहले भी सुना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान वर्डिंग में मैं पहले स्टूडेंट की मेंटालिटी को देख लेता हूं, इस बच्चे ने प्रैक्टिस की है या नहीं की, इस बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बच्चा डायरेक्ट पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये गाइड के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ। मैं उसके पहले मेंटल लेवल पर अप्रोच करके फिर उसको उसके हिसाब से समझा देता हूं। मुझे चाहे जितनी भी आसान अल्फाज में एग्जाम्पल्स के साथ उसकी लोकल हमारे मुआशरे की एग्जाम्पल देकर समझाना पड़े। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो मुझे जानता है। मेरा नाम फ़ख्र हयात है और डिफरेंट हमारी ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर को जो है शेयर कर दूंगा लिंक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है, आप किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप टेस्ट देना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर भी अवेलेबल है। मेरे व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जहाँ पे मैंने जुडिशरी के डिफरेंट एस्पायरेंट्स को जो है वो ऐड किया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस जरूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर अपना नाम, एड्रेस वगैरह बताकर मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।